वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बारे में स्टडी किया था। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज की इस क्लास में हम अपना कंसेप्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज योर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव। ठीक है, बेसिक सी चीज है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है क्या नहीं है, इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको आज, तो ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव क्या होती है, देखो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। क्यों राइज होती थी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ये तो बताइए आप। तो हमने कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज हुई थी? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम क्या थी, अराइज हुई। चॉइस, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है, मतलब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो, मतलब व्हाट इज देयर, क्या चीज है वहां पर उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उसको हमने क्या कहा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज रिगार्डिंग देयर, व्हाट इज देयर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और दूसरी चीज क्या है, व्हाट शुड बी देयर, व्हाट शुड बी देयर, या फिर व्हाट ought to be there, क्या रिगार्डिंग दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब क्या है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो हमने कहा पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, वहां पर हमने उसको क्या कहा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा। ये बात समझ में आई? फिर आई बेटा हमारे पास क्या बात, कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये क्या करती है, फैक्ट्स को स्टडी करती है। मतलब जो वो चीजें हैं उनके लिए, थिंग्स एज दे आर, जैसी वो चीजें हैं उन्हीं के बारे में वो स्टडी करता है। ठीक है, फिर अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या सर? एग्जांपल ये है पॉजिटिव का कि इंडिया, आपकी खुद की कंट्री इंडिया, मैं क्या, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। बात सही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है वो क्या है, एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में वो बता रहा है, तो वो क्या हुई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाई। फिर दूसरा एग्जांपल ले लो इसका, प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइज। जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं, राइज। तो उसको हमने क्या कहा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या कहा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करना। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब क्या होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ना वो न्यूट्रल है बिटवीन द एंड्स। इसका मतलब कैसा, मतलब मान लो, मतलब ये कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता। यहाँ से एक पॉइंट आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉइंट है ये, जजमेंट नहीं देता। मतलब वैल्यू जजमेंट का मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बता रहे कि इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन दे रहा है कि मतलब इसके बारे में बता रहे कि इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री क्यों नहीं हो सकती, इसको कैसे कंट्रोल कर सकती, कुछ नहीं बता रहे। अब इसी का एग्जांपल लेता हूँ, एक सिगरेट जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल होती है सिगरेट्स की, वो हमें पता है कि इंजीनियर्स है हमारी हेल्थ के लिए, हानिकारक है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन क्या जो बनाने वाली कंपनी है, क्या उसके पीछे कोई इंस्ट्रक्शन देती है, कोई जजमेंट देती है कि क्या पॉलिसीज है, क्या कुछ है कि हम अवॉइड करें सिगरेट्स को इकोनॉमी के अंदर? लीकर है, लीकर का भी एग्जांपल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि लीकर बनाने वाली कंपनीज है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, सेल कर रही है, वो भी इंजरियस है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन कोई वैल्यू जजमेंट नहीं आ रही, कोई जजमेंट या कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे कि उसको हम कैसे अवॉइड करें। ठीक है, अब क्या होता है, कई बच्चे ना कंफ्यूज। पहली बात तो ना, ये नहीं है कि हमेशा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ट्रुथ होगी, मतलब जो भी स्टेटमेंट सही है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाएगी। जो स्टेटमेंट है वो फोर्स भी हो सकती है। अब आपको पेपर में क्या है समझो, यहाँ पे जैसे इंडिया से ना वो पॉपुलेटेड कंट्री, आपको पूछेगा कि ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। पहला क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि आप ये बताइए कि जो
मतलब डिफरेंस पूछेगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस क्या। अभी डिफरेंस पे मैं आऊंगा, पहले मैं आपको स्टेटमेंट वाली बात बता रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट वाले के आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये समझो कि ये जो हमेशा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा जो है वो स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं हुई। क्या नहीं हुई? ये स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं हुई, ये फॉल्स भी हो सकती है। फॉल्स का मतलब क्या है? मान लो मैं कहता हूं कि इंडिया जो है वो क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जो इंडिया है वो क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। अब ऐसे ही मेरा, मान लो तुम कहते हो, कोई दोस्त कहता है, क्या मान लो मैंने कहा, सूजन ने क्या कहा कि इंडिया क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे ही मेरा दोस्त है, मान लो यू कैन से, चलो वासु है, ठीक है। वासु ने क्या कहा, वासु ने कहा कि जो चाइना है वो क्या है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ये वासु ने कहा। सुजन ने क्या कहा, इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। अब दोनों सही तो कह रहे हैं कि इंडिया भी ओवर पॉपुलेटेड है, चाइना भी ओवर पॉपुलेटेड है, लेकिन मैं गलत हूं। मैं गलत हूं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्या कि इंडिया एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। क्यों? क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एज कंपेयर टू द इंडिया। चाइना को अगर हम कंपेयर करें ना इंडिया से, तो चाइना में ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया से, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को कि कौन सी कंट्री ज्यादा पॉपुलेटेड है। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? विद द एक्चुअल डेटा। गूगल पे सर्च कर लो, एक्चुअल डेटा मिल जाएगा, चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन आई, फिर इसके एग्जांपल्स बताए, फिर मैंने आपको वैल्यू जजमेंट का पॉइंट बोला। वैल्यू जजमेंट में आप एग्जांपल ले सकते हैं सिगरेट्स का। फिर मैंने आपको कहा कि ये जो है ये ट्रुथ की स्टेटमेंट नहीं होती, हमेशा फॉल्स भी हो सकती है। एग्जांपल मैंने अपना और मेरे दोस्त वासु का दिया, इसमें कंट्री का ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। फिर आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को आप साइंस भी बोल सकते हैं, इसका अनदर नेम क्या है, साइंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। अब ये क्या था, मैंने कहा कि व्हाट इज देयर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या व्हाट शुड बी देयर, सॉरी व्हाट शुड बी देयर, या व्हाट ऑट टू बी देयर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें वैल्यू जजमेंट होती है, इसमें वैल्यू जजमेंट होती है, उसमें नहीं होनी थी, इसमें होती है वैल्यू जजमेंट। बस यही चीज था नॉर्मेटिव में, नॉर्मेटिव में और कुछ नहीं है। अब इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम जो है इजिली इसके आगे प्रोसीड कर पाए, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैंने आपके लिए एक टेबल टाइप में यहाँ पे बना दिया इसका डिफरेंस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी डिफरेंस करने जाओ इकोनॉमिक्स में, आपको बेसिस जरूर लिखने होती है। विदाउट बेसिस कोई भी डिफरेंस लिख के आओगे मार्क्स हमेशा करेंगे, ये याद है, ठीक है। सबसे पहले बात आ रही है मीनिंग की। तो मैंने कहा पॉजिटिव क्या है, व्हाट इज देयर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नॉर्मेटिव क्या, व्हाट शुड बी देयर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या व्हाट ऑट टू बी देयर रिगार्डिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये तो लिख लोगे आप। वेरिफिकेशन की बात करी थी अभी हमने, कहाँ वेरिफिकेशन की बात की थी, ट्रुथ वाली स्टेटमेंट में, कि हम पॉजिटिव को वेरीफाई कर सकते हैं जबकि नॉर्मेटिव को वेरीफाई नहीं कर सकते। सजेशन, या यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिख दो, यहाँ पे आपका सजेशन आएगा, इस पॉइंट आपका सजेशन है, सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस तो इसमें कोई टॉपिक ही नहीं है ऐसा सच। तो चलिए सजेशन, सजेशन की बात करें तो सजेशन में हमें क्या बोलते हैं कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड, पॉजिटिव किसके ऊपर बेस्ड है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसकी एक वर्कशीट कराऊंगा जिसमें आपको पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि पॉजिटिव क्या है, नॉर्मेटिव, ठीक है। उसमें सारे एग्जांपल्स है, सब कुछ उसी में से आएगा, अगर आएगा तो। और कोई एग्जांपल बनी तब पूरे इंटरनेट ढूंढ लेना, कोई बुक देख लेना, पहले बात तो बुक में कहीं पे है नहीं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। एक या दो बुक में ही अवेलेबल है, और बाकी इंटरनेट से देख के मैंने आपके लिए ढूंढ के बना के रखी है वो वर्कशीट, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वापस टॉपिक पे, पॉजिटिव में सजेशन क्या है, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन इन पेपर आपके पास जब भी क्वेश्चन कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो आपको इन्हीं चीजों से पता चलेगा। या तो आप रीजन नहीं लिख पाएंगे कि ये वेरीफाई हो रही है, या फिर आप लिख पाएंगे कि ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है इसलिए पॉजिटिव है। और अगर ये बेस्ड है अजम्पशन पे या फिर ओपिनियन दे दिया, तो क्या ओपिनियन दे रही है, क्या दे रही है, कौन दे रही है, स्टेटमेंट। अगर अपना ओपिनियन दे रही है या अजम्पशन दे रही है तो वो क्या, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे आप क्वेश्चन में लिख के आएंगे कि इट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट एज इट इज बेस्ड ऑन दिस assumption, या इट इज बेस्ड, इट इज गिविंग ओपिनियन, या फिर पॉजिटिव है क्योंकि ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, या फिर ये वेरीफाई हो सकती है। अगला पॉइंट, वैल्यू जजमेंट पॉजिटिव में नहीं होती है, वैल्यू जजमेंट इसमें होती है, क्योंकि
यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं हमें कि कैसे हमें उसको अवॉइड। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था प्राइसेस ऑफ इंडियन, इंडिया के बढ़ रहे हैं तो मैंने कहा प्राइसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा और हाईलाइट कर दे, इंडियन इकोनॉमी की प्राइसेस जो है कॉन्स्टेंटली राइज हो, बढ़ रही है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, या इन इनकम लिख लो, इन आर कंट्री, ऑफ इनकम इन आर कंट्री, ठीक है। इनइक्वालिटीज है इनकम की हमारी कंट्री में। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का टू द पीपल, ठीक है। अब इन्हीं स्टेटमेंट से मैं आपका नॉर्मेटिव बना, प्राइसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं, इसका क्या बनेगा, इसका नॉर्मेटिव बनेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ गवर्नमेंट शुड टेक, देखो यहाँ पर शुड आ गया कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि कुछ गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। सिंपल सी चीज बन गई, पॉजिटिव से क्या बना दिया, नॉर्मेटिव बना दिया। इसका बनाए, चलो इसका भी बनाते हैं। देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आवर कंट्री, इसका क्या बनेगा, हमने कहा इनकम इनइक्वालिटी में, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी क्या है, मेन प्रॉब्लम, इसको रिड्यूस कर दो, शुड बी रिड्यूस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हमने एक सॉल्यूशन दे, ठीक है, कोई इशू आता है आपको तो उसका आप कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हो ना, तो वैसे ही हमने इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या निकाला है, सॉल्यूशन निकाला। प्राइसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी राइज करे पहुंच गए, हमने कहा गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। इनइक्वालिटीज की इनकम, हमने कहा इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करा जाए, तो ये चीज थी हमारी क्या, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक। अच्छा, अब एक लास्ट चीज रहेगी आपकी, वो कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे तो मॉड्यूल में मैंने वो कंसेप्ट 4 के नाम से डाल रखा है, बट एज सच कोई वो कंसेप्ट नहीं है आपका, सिंपल सी चीज है, इतनी मोस्टली पेपर में पूछी भी नहीं जाएगी। एक टर्म बता रहा हूं मैं, कंसेप्ट 4 में क्या है वैसे तो लिखनी, दैट इज इकोनॉमी। स्टार्टिंग जब की थी हमने चैप्टर में, तो हमने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट की थी, इकोनॉमी का मतलब नहीं समझा था। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी एक ऐसा एरिया, पहली बात क्या करनी है, क्या है, एरिया, कैसा एरिया है जहां से लोग अर्न, पीपल अर्न, क्या करते हैं, दे आर लिविंग, जीने के लिए कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, कुछ एक्टिविटीज करके, जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, वो एक्टिविटीज दैट आर डन या परफॉर्म टू अर्न द लिविंग। और ये एक्टिविटीज क्या है, चार है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये चार इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो डन की जाती है टू अर्न द लिविंग, एंड द एरिया फ्रॉम वेयर वी आर डूइंग दीज फोर एक्टिविटीज इज नोन एज योर इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एक बार नोट्स शेयर कर देता हूँ, क्योंकि नोट्स में ही वो टॉपिक है, वैसे उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, वैसे उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पॉइंट का मतलब है, ठीक है। ओके, तो हियर वी गो। देखिए बेटा, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, पहली बता देता हूँ, ये पेपर में कहीं पे भी नहीं है, किसी भी स्कूल में नहीं आने वाला। बस एक बार आपको एक आइडिया देना है कि क्या है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम तीन चीजें मेनली पढ़ेंगे इस समय, मतलब इस साल जो हम पढ़ेंगे 11th में, और जहां पे भी आप पढ़ रहे हो माइक्रो में, यही तीन चीजों के बारे में डिस्कस। पहला, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या कहता है कि कैसे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके बारे में डिस्कस करता है ये थ्योरी। प्रोड्यूसर बिहेवियर में बताता है कि प्रोड्यूसर को कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और थ्योरी ऑफ प्राइस में ये बताता है कि हम एक इक्विलिब्रियम मार्केट के अंदर, या फिर कोई भी मार्केट है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर हम प्राइस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट, मतलब डिमांड जो है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आता है वो आपको मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगा। वैसे बता देता हूँ, जब हमारी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाती है तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे आता है कि वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या,
तो वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है कि ये देखो, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे 12th क्लास, फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा ना, बस हल्का सा बता रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में बताता है कि कैसे हम इक्विलिब्रियम इनकम निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल सकते हैं थ्रू द अप्रोचेस। दो अप्रोचेस पढ़ेंगे, एडीएस एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आता है थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, ये बताता है कि कैसे यहाँ पर हम डिसइक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उस डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ वेरियस मेजर्स होते हैं, उनके थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर में ये बोलते हैं कि कितने टाइम्स हमारी इनकम मल्टीप्लाई होती है। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट जितनी हमने करी है, मतलब जितने भी हमने इनकम लगाई, जितने भी लेबर्स लगाए, उससे हमारी इनकम कितने टाइम्स मल्टीपल टाइम्स वो बढ़ रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह वगैरह करके, ठीक है। फिर आया मनी सप्लाई एंड क्रेडिट रिलेशन। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट रिलेशन में क्या कहता है कि यहाँ पर कैसे मनी सप्लाई जो है वो क्रिएट होती है इकोनॉमी के अंदर, कैसे क्रेडिट क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी के अंदर थ्रू द आरबीआई, थ्रू द बैंक्स। आरबीआई नहीं करता, सॉरी, बैंक्स करते हैं, कमर्शियल बैंक्स में कहता। गवर्नमेंट बजट में कहता है कि कैसे गवर्नमेंट अपने बजट प्रिपेयर करती है ताकि वो निकाल सके कि उसको कंट्री का जो है क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, क्या निकल रहा है, उसके बारे में सब कुछ बताता है गवर्नमेंट बजट। वो एक्सचेंज रेट एंड बीओपी बताता है कि कैसे हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। मान लो कि जैसे हमारे $1 होता है, $1 होता है, वो 70 to 80 रुपीज चल रहा है आज, 80 to 82 ऐसे चल रहा है रेट। तो मतलब ये एक्सचेंज रेट है, हम इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी सेम चीज है कि मतलब गवर्नमेंट बजट में हमने क्या कहा कि वो गवर्नमेंट बजट बनाता है कि कैसे वो कौन सी पॉलिसीज है वो लाई जाती है। और बीओपी में वही चीज, डेफिसिट सरप्लस क्या है उसके बारे में बीओपी में पढ़ते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले एक वर्कशीट जो कि टोटली बेस्ड है आपकी पॉजिटिव, नॉर्मेटिव एंड माइक्रो मैक्रो के क्वेश्चंस में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।